बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें कि हम न सिर्फ ज़रात के मुतालिक बल्कि मुल्क की मजमूई जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करते हैं, मईशत पे भी बात होती है, मुआश पे भी होती है। इसके साथ साथ तर्ज़ जो इस्लाहात हैं या जिसे हम कहते हैं कि जो हुक्मरानी है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और ये आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप लोग जो हैं वो अपने सवाल भी भेज सकते हैं, हमें अपनी तजावीज़ भी भेज सकते हैं और हम आपकी ये तजावीज़ जो हैं वो जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका जो लोग हैं उन तक पहुँचाते हैं इस प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ डिस्कस भी करते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो शुरू करते हैं कि मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है वो काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि गंदम की तैयारी हो गई होती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, बल्कि कुछ हिस्सों में अब उसकी हार्वेस्टिंग शुरू भी हो गई है। और इसके साथ साथ कैनोला की फसल भी तैयार है, और इस तरह लोग जो हैं वो अगली फसलों के मतलब भी जिनसे वो तैयारी में लग गए हैं। बीज के लिए कपास की जैसे अब सिंध में जो खसूसन उसकी काश्त शुरू हो गई है, पंजाब में तैयारी हो रही है। इसके साथ साथ चावल की जो फसलें हैं उसके लिए भी तैयारी लोग कर रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये मजमूई तौर पर जो मुल्क की ज़रूरियात हैं, मुल्क के जो वसाइल हैं, असल वसाइल, उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक ख़बर आई है अभी कि जो केयर टेकर पंजाब की हुकूमत है उसने अभी कोई 45,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो उनसी है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर पाकिस्तान आर्मी को दी है या देने जा रहे हैं, जिसमें के 3 ज़िले हैं उनकी ज़मीनें हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो भक्कर की ज़मीन है, उसके बाद जो है वो खुशाब की है, और फिर साहिवाल की ज़मीन है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्लस मुल्की जो इस टाइम हमारे फॉरेक्स रिज़र्व जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर वो हैं बहुत ही कम हैं। इसके साथ साथ ज़राअत की पैदावार कम हो रही है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं या रुकी हुई हैं, उनकी ग्रोथ नहीं है। उसमें यूरिया या खादें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ वो भी शामिल हैं। इसके अलावा जो बिजली के मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों को कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर जो ये तजर्बे हो रहे हैं या किस तरह से ये हल हो सकते हैं, ये मसाइल हमारे इन नए तौर तरीक़ों से, इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने कहा कि आज सिर्फ इस सिंगल पॉइंट एजेंडा हो कि क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग सिर्फ बड़े ग्रुप्स कर सकते हैं, या क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग से हमें वो इंपोर्ट्स की सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगी जो हम अभी तक कर रहे हैं, या क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स को इजाफा दे सकती है। इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं उसके ऊपर आज बात करने के लिए मैंने सोचा कि हम हमारे हर्दिल अज़ीज़ और बहुत मोहतरम हैं डॉक्टर अज़ीम ख़ान साहब, जो कि हमारे चीफ़ एग्रीकल्चर एडवाइज़र भी हैं, प्लस पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के फॉर्मर चेयरमैन हैं, मेंबर प्लानिंग कमीशन हैं। इसके साथ साथ जितनी रिसर्च हुई है एपेक्स जो इदारे हैं उनमें इन्वॉल्व रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। तो मैंने कहा जी उनसे बेहतर, और बेसिकली वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, तो इन तमाम खसूसियात के साथ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद और इनसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई एक्सपर्ट नहीं होगा जिसका कि हम ओपिनियन ले सकें कि क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो हमारे तमाम मसाइल का हल होगी, या इसका कोई ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आएगा हमारे छोटे फार्मर्स के ऊपर। वेलकम डॉक्टर साहब टू द शो, योर ओन शो। और मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर बात करने के लिए किया था, लेकिन आपको पता है कि मौजूदा सूरत हाल मुल्क की जो है उस तनाजुर में, और जिस तरह से हमें फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, प्लस हमारी जो इस्तात है छोटे फार्मर की, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तमाम फार्मर्स का है लेकिन छोटे फार्मर्स हमारे बड़े अजीज़ हैं हमें, और ये उनका प्लेटफॉर्म है। तो मैं ये बात करना चाहूँगा आपसे कि आपका क्या ख्याल है कि अभी ये जो 45,000 एकड़ ज़मीन कॉर्पोरेट फार्मिंग, क्योंकि ये 2022 में इसने आदमी ने ये काम शुरू किया है एज ए कमर्शियल लेवल पे, उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर की है अभी रिसेंटली, और ये उनका एक पहला फार्म जो है वो खानेवाल में उन्होंने कोई तकरीबन 2500 एकड़ का किया है शुरू, उसी के तहत ये अब आगे उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इस किस्म की जो तरीका है, या ये हमारे लिए इसका क्या कुछ थोड़ा सा हमें इसकी बैकग्राउंड बताएंगे आप? ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, हम आमतौर पे ये समझते हैं कि जी एक तो वर्टिकल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके भी हम वो अपनी फूड सिक्योरिटी के गोल वो अचीव कर सकते हैं। इस तरह जो हमारे जो जहाँ हम हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जो हमारे गोल हैं, हम सब जानते हैं कि हमें
एडिबल ऑयल, इसके अलावा हम वीट भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बाज़ार तो नज़र नहीं आता कि हमें जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल लैंड मास है जिससे हम ऑलरेडी एक प्रोडक्शन ले रहे हैं, और वो प्रोडक्शन हमारी पिछले कई सालों से स्टैगनेंट है, और प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ ज़रूर हो रही है लेकिन उस पेस से नहीं हो रही जिस पेस से हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो इस हवाले से एक जो मुल्क जो एक इस वक्त आपको हम सब जानते हैं कि जो एक ट्रेड डेफिसिट है उसकी जो इम्प्लिकेशन है कि डॉलर हमारे पास उसकी कमी है, और हमें हमारे लिए इंपोर्ट करना भी मुश्किल हो रहा है इन हालात में। तो ये, और इससे पहले जो हमारी बहुत सारी एक लग्जरी के तौर पे भी था कि हमने अपने आप को इंपोर्ट जो भी चीज़ मुल्क में अवेलेबल ना हो या मुल्क में पैदा हो भी सकती हो तो हमने उसको एज ए लग्जरी हमने इंपोर्ट की तरफ, या हमारे जो इंपोर्टर थे उनको हमने सपोर्ट किया। तो उससे हमारे हालात जो हैं जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़ता गया। 2013 तक तो हम अगर इंपोर्ट करते थे तो हम एक्सपोर्ट भी करते थे, तो हम तकरीबन जो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था तो उसमें हम नेट फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री थे, यानी अगर हम एक्सपोर्ट करते थे तो हम इंपोर्ट भी, तो हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से ज़्यादा थी। 2013 के बाद ये मसलसल इसमें डिक्लाइन आई है, और अब तकरीबन को 4-5 बिलियन यूएस डॉलर का ये गैप है। और भी बहुत सारी इकोलॉजीज़ हैं, मैं उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जी हमारी जो डेजर्ट का एक बहुत बड़ा एरिया, लाखों एकड़ ज़मीन हमारी थरपारकड़ और चोलासन डेजर्ट में है, तो उसको भी और वहाँ टेक्नोलॉजिकल पैकेजेस भी डेवलप हो चुके हैं जिनमें इवन सलाइन जो वाटर है उसके यूज़ से तकरीबन कोई 15-20 किस्म की फसलें जो वहाँ ली जा सकती है। तो हम अपने डेजर्ट को ग्रीन कर सकते हैं, जिससे उन डेजर्ट की जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड और उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी हम अचीव कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो 1200-1300 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, जो कि पूरा बलूचिस्तान और उसके बाद पार्टली सिंध से, ये सिंध उस पर वाक़या है, और इनके ऊपर ये बड़ी एक स्पेसिफिक इकोलॉजीज़ हैं। तो ये इन मॉडल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि आप वो जो इन एक्वायर नहीं करेंगे लैंड, आप वहाँ की जो पॉपुलेशन है इन रीजन्स की, इसी तरह से पूरा बलूचिस्तान जो है वहाँ 4 मिलियन हेक्टेयर ऑलरेडी तकरीबन, अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो उसका मेजर पार्ट बलूचिस्तान में है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये ऑयल प्रोडक्शन में। ऑलरेडी बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो अगर हम उसको स्केल अप करें और उसमें जो रिक्वायर्ड वाटर हार्वेस्टिंग है, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि वहाँ ऑर्गेनिक कॉटन और हाई वैल्यू जो कॉटन इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो पोटेंशियल है पूरे बलूचिस्तान में, और उसमें वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, आप एयर से भी पानी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा कोस्ट के ऊपर है, और कोस्ट के ऊपर जो एयर है वो हैवी होती है। तो जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में अंडर प्लानिंग कमीशन एक 32 कमोडिटीज़ के 76 क्लस्टर जो आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें प्रोडक्टिविटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे प्रोडक्शन, सरप्लसेस प्रोड्यूस करना, और उसके बाद उसको वैल्यू एडिशन, वैल्यू चेन, और फिर उसमें जो एक बजाय के एक जनरल सब्सिडी के ज़रिए से सपोर्ट किया जाए, और वहाँ भी हम ये कॉर्पोरेट फार्मिंग इन्वॉल्विंग जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करके, तो वहाँ एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे प्रोडक्शन, और उसके बाद उसकी ब्रांडिंग, उन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग जो है, को ब्रांडिंग, उनकी पेटेंटिंग, और इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम ये चीज़ें डेवलप करके, और इससे ना सिर्फ हमें अपनी फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हम कर पाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को एनहांस कर सकेंगे, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उसकी एज कम्पेयर टू रॉ मटीरियल की जो एक्सपोर्ट है उसकी निस्बत हम जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट पे जाएंगे, तो हमारा जो इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी हम ओवरकम कर सकेंगे। मॉडल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर मैनी अदर रीजन्स, और ये इस तरह की जो लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बेस अवेलेबल है, ह्यूज रिसोर्सेज अवेलेबल है, और जो प्राइवेट फार्मर्स हैं उनकी जो है उनको इनकॉर्पोरेट करना, और उसके बाद इनको सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, और उसके बाद इनकी मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फोकस होगा, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जो रिक्वायर्ड होगा जिस रीजन में, तो उस फोकस के साथ हम ओवरकम कर सकते हैं। हम अपना इंपोर्ट
सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट बेस और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट को बढ़ा के जो इस वक्त मुल्क जो ज़र मुआदला के हवाले से जो हमें मसाइल हैं, ट्रेड डेफिसिट के जो मसाइल हैं, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि वैल्यू एडिशन का, तो एक जो यहाँ पे सवाल ये है कि 1960 में हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो थी वो कोई 4% पे थी और मुल्क भी बड़ा था, आबादी भी ज़्यादा थी। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान अलहदा हो गए और अब वो हमारी जो ग्रोथ है वो तकरीबन 2% पे आ गई है। तो आपने बड़ा अच्छा ये बताया, लेकिन वैल्यू एडिशन तो चलें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट, लेकिन हमारा बहुत बड़ा चैलेंज जो कि छोटे फार्मर का है वो ये है कि उसको जो नेसेसरी इनपुट होती हैं, जिसमें कि क्या है, अच्छा बीज, ए रेटेड मुश्किल ही है, बी रेटेड भी मिल जाए तो बड़ी बात है। इसके साथ साथ क्या वो बीज और फर्टिलाइज़र तो चले हम ले रहे हैं, क्या हमारी पेस्टिसाइड भी कोई यहाँ पे नहीं बनती अगर देखी जाए तो? क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग नंबर वन मेरे ख्याल से सीड की जो रिक्वायरमेंट है, क्या ये कॉर्पोरेट फार्मिंग हमारे सीड मल्टीप्लिकेशन या सीड की रिसर्च के अंदर कोई रोल प्ले कर सकता है? ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अब तो मेरे ख्याल से डेकेड्स हो गए हैं, कई अशरों से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की मदद से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस किस्म के, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि बात किसी से शुरू हुई थी, यूएस एड के प्रोजेक्ट शुरू हुए यहाँ पे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव या वो गोल अचीव नहीं हो सके। तो इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंट करें? फोकस रहा है ना, इससे पहले हम पूरे सप्लाई चेन को कभी भी पब्लिक सेक्टर में हमने एड्रेस नहीं किया। हमने पूरे सप्लाई चेन ड्रिवन जो है ना, जो सर्विसेज या सपोर्ट नहीं की है फार्मर कम्युनिटी को, तो हमने पार्शल सक्सेस हुई। इसी वजह से हमारी यील्ड भी स्टैगनेंट हो गई, क्योंकि हम पूरा पैकेज नहीं दे रहे। कभी सीड क्वालिटी का नहीं होता और कभी जो है इनपुट्स की क्वालिटी जो है वो नहीं होती, या टाइमलीनेस जो होती है प्रोडक्शन की, जो प्रोड्यूस करनी है वो हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये जो मॉडल इस वक्त कॉर्पोरेट कल्चर का, या मतलब एक क्लस्टर बेस्ड जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का जो इस वक्त इनिशिएटिव्स हैं, ये सब हेल्प करेंगे कि आप पूरे सप्लाई चेन को इसमें देखा जाएगा। इसमें डेफिनेटली क्वालिटी सीड की जो अवेलेबिलिटी है वो इसका पार्ट होगा। इन क्लस्टर्स में उनका बैकअप वहाँ मौजूद होगा। इवन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लिंकेज मार्केट है, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, और जो हमारी लैब की सपोर्ट है, जो हमारे जो R&D अदारों की, इंस्टीट्यूशन की जो सपोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर की जो सपोर्ट है, इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ये सारी इसमें इनकॉर्पोरेट होंगी। नॉर्दर्न एरिया जहाँ के हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन बड़ी है, वहाँ प्रोडक्शन लॉसेस बहुत हाई हैं, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी। तो अगर ये 7-8 जो रीजन्स हैं और ये एज ए रोल मॉडल, तो इसके बाद इसका जो पोटेंशियल इसको स्पेंड कर सकते हैं नेशन वाइड, तो डेफिनेटली जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव होंगे। तो डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भक्कर, साहिवाल और खुशाब, इसके छोटे फार्मर की किस्मत कैसे बदलेगी, क्या बदल सकती है, या क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग का क्या हासिल होगा उसको फ़ायदा? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास जो छोटा फार्मर है या दरमियाना फार्मर है, उसको भी तो वो मौके मिलने चाहिए जो कि इन कॉर्पोरेट फार्मिंग के, जैसे आपने बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो क्या वो इससे वो कोई लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे छोटे फार्मर को? इसमें जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो मॉडल है, ये इसकी मॉडिफाइड वर्जन जो आपने बात की ना, स्मॉल फार्मर ओरिएंटेड, जो हमने प्रोडक्शन एफिशिएंसीज या प्रोडक्टिविटी या हमने जो गोल है जो अचीव करने हैं, तो एक मॉडिफाइड वर्जन होगी। उसकी मॉडिफिकेशन ये है कि आप एक कंटीगुअस एरिया, होमोजीनियस एरिया, जहाँ फार्मर एक स्टैंडर्ड के ऊपर एक प्रोडक्शन आपको दे सकें, तो उनमें उनको जो क्वालिटी इनपुट्स हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, सरप्लस प्रोडक्शन, और उसके बाद स्टैंडर्ड पे प्रोडक्शन, फूड सेफ्टी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करके फिर उस प्रोडक्शन को चैनलाइज किया जा सकता है फॉर नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स। ये पॉसिबल है। तो आप ऑन बोर्ड करेंगे उन स्मॉल फार्मर को एज ए क्लस्टर ट्रीट करेंगे, और वो तमाम फार्मर वो जो उस क्लस्टर में जो आएंगे और वो जो उसकी प्रोड्यूस और जो प्रोडक्ट जो डेवलप होंगे वो उसका पार्ट होंगे। तो इस तरीके से ये एक आप स्मॉल स्केल से इसको स्केल अप कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकते हैं इसमें, और उनसे वो रिक्वायर्ड जो आपकी प्रोडक्टिविटी के गोल हैं और क्वालिटी प्रोडक्शन के गोल हैं, और उसके बाद सरप्लसेस के जो गोल हैं,
और लाइवलीहुड के जो गोल हैं ये सारे, और एम्प्लॉयमेंट के जो गोल हैं, जो यूथ के लिए, यूथ के इन्वॉल्वमेंट, उनकी ट्रेनिंग, ये दुनिया में हुआ है। ये चाइना में, जापान में और बहुत सारे कोरिया में उन्होंने स्मॉल फार्म को ही टारगेट किया है और उनको यही बैकअप दिए हैं। और उन क्लस्टर के ज़रिए से ही उन्होंने अपनी, आप नहीं सुनते, उनके साइज़ तो हमारे से भी कम है एशिया में। हमारा तो अभी भी एवरेज साइज़ ऑफ होल्डिंग जो है ये एशिया से लार्जेस्ट है हमारा, हम पाकिस्तान का, इवन इंडिया से भी जो एवरेज फार्म साइज़ है। इसके बावजूद हमारा स्मॉल फार्मर जो है वो पॉवर्टी के हवाले से वो सामने आती है, उसकी जो सूरत हाल है उन मुल्कों में तो नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने इन्हीं मॉडल को, जिसमें उनको सपोर्ट किया जाता है और फिर उनको चैनल मार्केट लिंकेजेस और इक्वालिटी इनपुट्स, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे लाया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आखिर में जी मैं ये कहूँगा कि ये एक ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे इस किस्म के प्रोजेक्ट पहले भी कुछ हो चुके हैं जो कि प्रोजेक्ट मोड में हुए थे। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि उस प्रोजेक्ट मोड से निकल के उसको सस्टेनेबिलिटी के और एक बाकायदा एक सिलसिला उसका तसलसल होना चाहिए, जिससे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें अगर, तो ये अभी थल कैनाल के इलाके में ज़्यादा क्योंकि ज़मीन आ रही है, उसमें अब देखें कि वहाँ पे क्या इनोवेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, प्लस मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक है वो भी उस इलाके का बहुत बेहतर है। अगर इन तमाम चीज़ों को यकजा करके तो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग पे जा रहे हैं तो फिर तो ये बहुत अच्छा एक काबिल तहसीन कदम कहेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस किस्म की जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं क्या उसका बेनिफिट होता है छोटे फार्मर को। लेकिन अगर आपके इस सिलसिले में भी कोई तजावीज़ हैं, कोई आप सवाल करना चाहते हैं, और हम डॉक्टर साहब को अपने साथ अब रखेंगे इंशाल्लाह आइंदा के प्रोग्रामों में भी इनकी जो खिदमात हैं मुल्क के लिए उस, और प्लस इनका जो तजर्बा है उससे ज़रूर हम चाहेंगे कि हम बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएं। और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह ये जो मौजूदा वक्त है मुल्क के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर, जिसमें कि हमारे बहुत सारे अब इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, इसमें हम इंशाल्लाह अपनी ज़राअत और टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए। कोई सवाल हैं, कोई आप हमसे कोई भी अगर आप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपको वो हम और हमारी ज़राअत का प्लेटफॉर्म हाजिर है। इंशाल्लाह इसके दुआ के साथ आपसे अनकरीब दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।